तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, कुछ लोगों का कहना ये था कि सर हमारा ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, इसके लिए आपको एक नया बैच स्टार्ट करें। तो हमने सोचा है कि आज से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका चाहे एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, है ना। तो आज से हम लोग जो है ना क्या फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब एक टॉपिक बाई लेकर के चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो सबसे पहले कर्तव्य आपका ये बनता है कि जो लोग चैनल पर सबसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ये आप करना ना भूलें, ठीक है। तो चलते हैं मित्र आगे की ओर। मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स के बारे में कहने का मतलब ये है कि आप ये सबसे पहला टॉपिक हमारा ध्वनि होगा। कहने का मतलब ध्वनि चैप्टर को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ध्वनि बोले तो साउंड, है ना। मतलब साउंड को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, साउंड के बारे में। कहने का मतलब दोस्त ये है कि साउंड जो होती है या ध्वनि जो होती है, जैसे हमने कुछ भी बोला, ये क्या है, ध्वनि है ना। अगर आप तक हमारी बात पहुंच रही है तो किसी न किसी माध्यम से ही तो पहुंच रही है ना। ठीक, ये बात हम सबसे पहले याद रखते हैं कि ध्वनि होती क्या है। मतलब हम अपने माध्यम को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, मतलब वह अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना हम कह सकते हैं एक प्रकार की ध्वनि होती है ना। मतलब अपनी ध्वनि को अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। लेकिन ध्वनि इस बात को, ध्वनि एक अपनी शर्त रखती है। क्या शर्त होती है ध्वनि की? ध्वनि एक शर्त रखती है कि देखिए हमारी कुछ शर्तें हैं, किसकी, ध्वनि की। ध्वनि क्या कहती है, ध्वनि की शर्तें सुने आप। शर्त वो ये कहती है, देखिए हमारी शर्त सबसे पहली ये है कि हमें चलने के लिए क्या, हमें चलने के लिए किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है। मतलब माध्यम की आवश्यकता या कह सकते हैं हम माध्यम में ही, किसी न किसी माध्यम में हम चल सकते हैं। और अगला और ये भी कहती है क्या, कि अगर माध्यम नहीं है तो हम नहीं चलेंगे, नहीं चल सकते। उसने ये बता रहा कि देखिए हमें चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत है, और अगर हमें माध्यम नहीं मिलता है तो हम नहीं चलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको ये बताता है कि देखिए ध्वनि अपनी सबसे पहली शर्त रखती है कि हमें एक माध्यम चाहिए। और माध्यम, फिर हमारे जो कुछ वैज्ञानिक हुए उन्होंने बताया कि हमारे पास कितने माध्यम हैं और किस प्रकार के माध्यम हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। ध्वनि की सबसे पहली शर्त ये थी कि हमें किसी न किसी प्रकार के एक माध्यम की आवश्यकता है। अगर माध्यम मिलेगा तो हम चलेंगे, अगर माध्यम नहीं मिलता है तो हम नहीं चलेंगे। सबसे बड़ा ये कॉन्सेप्ट मिलता है आपको। ध्वनि क्या कहती है कि हमें यदि माध्यम मिलेगा तो हम चलेंगे, अगर माध्यम नहीं मिला तो हम नहीं चलेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वैज्ञानिकों ने हमें 3 माध्यम बताए। कितने? 3 माध्यम बताए गए। कौन कौन से माध्यम थे? एक तो आपका ठोस माध्यम, और दूसरा द्रव, और तीसरा गैस। कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, ठीक, और गैस। ये आपके 3 माध्यम होते हैं। अब ध्वनि यही कह रही थी अगर यदि इन तीनों में से कोई भी माध्यम है तो हम चल सकते हैं, अगर इन तीनों में से कोई माध्यम नहीं है तो हम नहीं चल सकते। सीधी सी बात ये है। कहने का मतलब ये है मित्र कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और वो क्या कह रही, अगर आपके पास बुलेट है तो हम चलेंगे आपके साथ घूमने के लिए, और अगर आपके पास बुलेट नहीं है या अपाचे नहीं है तो हम आपके साथ घूमने नहीं चलेंगे। कहने का मतलब कि जिसके पास साइकिल है उसके साथ हम घूमने नहीं जाएंगे। तो अक्सर ये देखा जाता है कि
जो है ना वो क्या कहती हैं कि अगर आपके पास गाड़ी है तो हम चलेंगे, अगर गाड़ी नहीं है तो नहीं चलेंगे। ठीक है, समझ गए होगे। तो ध्वनि क्या कहती है, ध्वनि भी एक आपकी गर्लफ्रेंड मान के चलो। और वो कह रही कि आपके पास 3 प्रकार की 3 कंपनियां होनी चाहिए, मतलब 3 प्रकार की अगर गाड़ियां हैं 3 कंपनी की आपके पास तो हम चल सकते हैं। अपाचे, और कह सकते हैं कि आपकी जो अपाचे हो गई ये मान के चलिए, और बुलेट हो गई, पल्सर होगी। अगर ये 3 गाड़ियां हैं तो हम चल सकते हैं, अगर ये 3 नहीं है तो हम नहीं चल सकते हैं, मतलब साइकिल से हम नहीं जाएंगे, कहने का मतलब उसका ये है। ठीक है, तो देखिए मित्र, ये तीनों माध्यम मिलते हैं और तीनों माध्यमों में आपकी ध्वनि चल सकती है, ये बात आपको बताएगी। ठीक, लेकिन याद रखना आपकी जो ध्वनि होती है, इसीलिए आपकी जो ध्वनि होती है, इसीलिए ध्वनि तरंगों को हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो आप ये बोल सकते हैं कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब इन्हें चलने के लिए किसी न किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगर माध्यम कह सकते हैं कि अगर माध्यम नहीं है तो नहीं चल सकती। तो कहने का मतलब है कि ध्वनि तरंगों को हम यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये मिलता है आपको कि कौन सी तरंगें हैं जो यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, तो ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। ठीक, ये आप समझिए, मतलब ध्वनि तरंगों को हम यांत्रिक तरंग कह सकते हैं, ये बात आप समझिए। ठीक, समझ गए हो इस बात को। तो यांत्रिक तरंगों को भी इस प्रकार को, मतलब यांत्रिक तरंगें वही तरंगें होती हैं जो माध्यम मिलने पर ही चलती हैं, माध्यम नहीं होता तो नहीं चल सकती। देखिए आगे, लेकिन अब होता क्या है कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं अलग अलग माध्यम में अलग अलग गति होती है इनकी। समझ में आई बात? कहने का मतलब है कि इनकी गति सबसे अधिक जो होती है वो ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में। फिर इसके बाद में द्रव में होती है, फिर इसके बाद में गैस में होती है। मतलब ये तीनों माध्यमों में इसकी क्या होती है, मतलब अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होती है किसकी? ध्वनि की। लेकिन सबसे अधिक जो चाल होती है वो ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। लेकिन याद रखें मित्र, जो ठोस होता है इसकी भी कई कंडीशनें होती हैं। आपसे क्वेश्चन क्या करता है, ऑप्शन के अनुसार बदल देता है। जैसे आपसे ठोस में अगर सबसे ज़्यादा पूछे गए, मतलब कह सकते हैं कि सबसे अधिक किसमें चाल होती है, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि जो आपका हीरा होता है, हीरे में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। हीरा हो गया। फिर इसके बाद में आपकी एल्यूमिनियम में होती है। एल्यूमिनियम में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है, क्योंकि ये भी ठोस होता है, ठोस के ही ये पार्ट हैं आपके। एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया। फिर इसके बाद में आप ठोस कह सकते हैं, ठोस क्या होता है आपका, ठोस मतलब ये कह सकते हैं कि इसके बाद में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि धातु, मतलब यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातु में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है, या धातुएं, और फिर इसके बाद में अधातुओं में। कहने का मतलब ये है कि सबसे अधिक चाल जो मिलेगी वो मिश्र धातुओं में मिलेगी, और सबसे कम जो इसके बाद में जो ध्वनि की चाल मिलेगी वो धातुओं में मिलेगी, इसके बाद में अधातुओं में ध्वनि की चाल मिलती है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब है कि हीरा में जो आपकी ध्वनि की चाल होती है वो 12,000 मीटर पर सेकंड इसकी चाल होती है, किसकी? ध्वनि की। अगर एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल बात करें तो 6320 मीटर पर सेकंड इसकी चाल होती है, और जबकि लोहे की बात करते हैं तो 5130 मीटर पर सेकंड इसकी चाल होती है, मतलब किसकी? ध्वनि की। मतलब एक सेकंड में आपकी 5130 मीटर की दूरी तय करती है कौन? ध्वनि। जैसे अगर हम बात करें मिश्र धातु, धातु और अधातु ये ठोस के ही पार्ट पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछा जाता है, इसलिए हम ये चीज़ें आपको अलग अलग बता रहे हैं। अभी आपको क्वेश्चन बताएंगे कैसा पूछा जाता है, तो पहले समझें आप। मिश्र धातु की बात करते हैं कि मतलब वह धातु जो 2 धातुओं के योग से मिलकर के बनी होती है। समझ में आई बात? कहने का मतलब ऐसी धातु जो 2 धातुओं के योग से मिलकर के बनी होती है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे आपने स्टील का नाम सुना है, स्टील एक मिश्र धातु है, और ये कह सकते हैं लोहा और क्रोमियम, क्या? क्रोमियम से मिलकर के बनी होती है। ठीक, इन दोनों से मिलकर के आपकी स्टील धातु बनी होती है। तो कहने का मतलब है कि स्टील में भी आपकी ध्वनि की चाल होती है, लेकिन वो कितनी होती है? तो 6100 कुछ करके होती है ना। तो वो आप भी याद रखें कि इनमें से धातु में सबसे अधिक होती है। फिर धातु का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें से बिजली होकर के गुजर सकती है,
उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि अधातु कौन होती है, तो मतलब ऐसी पदार्थ जिससे आपकी जो बिजली होती है या लाइट होती है उससे गुजर नहीं सकती है, वो अधातु कहलाती है। जैसे आपका कांच हो गया, है ना, और कांच हो गया, रबड़ हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या अधातु हैं जिससे लाइट नहीं गुजर सकती। कहने का मतलब ये है सीधा कॉन्सेप्ट कि जिस वस्तु में करंट आ सकता है वो धातु है, जिसमें करंट प्रवाह नहीं करता वो अधातु है। ठीक, मतलब जिसे हमें छूने पर करंट लग जाता है वो धातु है, जिसे छूने पर हमें करंट ना लगे वो अधातु होती है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए देखें आगे की अगर हम बात करते हैं तो ये चलते हैं हम लोग। जैसे आपसे पूछा जाता है, जैसे अभी हम आपको बताते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु, धातु और अधातु, इनके बारे में समझे जरा। अधातु, देखिए आपसे क्वेश्चन कहा जाता है हीरा है क्या है। अभी हमने आपको बताया कि धातुओं में, मिश्र धातु में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल, फिर इसके बाद में धातु में होती है, फिर इसके बाद में बताया कि अधातु में होती है ध्वनि की चाल सबसे। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है हीरा क्या है। भैया एक हीरा क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है, लेकिन सबसे अधिक ध्वनि की चाल पाई जाती है। तो याद रखना ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है। ये अपने अंदर से लाइट को प्रवेश नहीं करने देता, मतलब हीरे में लाइट प्रवेश नहीं करती, इसलिए ये अधातु है। लेकिन अधातु में तो ध्वनि की चाल कम होती है, ऐसा हमने देखा कि अधातु में ध्वनि की चाल कम होती है मिश्र धातु से। लेकिन ये अपवाद है भैया, इसमें सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है और ये एक अधातु है। ठीक है, याद रखना इसको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखें। मतलब मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो जो दो धातुओं के योग से मिलकर के बनी होती है, जो दो धातुओं के योग से मिलकर के बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। ठीक, तो इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आपको मिलता है कि धातु क्या होती है। धातु वाला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम धातु की बात करें तो मतलब जिससे, या मतलब ऐसा पदार्थ जिससे बिजली, या कह सकते हैं लाइट प्रवेश कर जाती है, जिसमें लाइट या बिजली प्रवेश कर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम धातु कहते हैं। ठीक, जैसे कि अगर जैसे हम मिश्र धातु के बारे में बात करें तो मिश्र धातु क्या है? हमने आपको बताया था कि आपकी जो स्टील है वो मिश्र धातु, इसका एग्जाम्पल, और ये लोहा और क्रोमियम से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो याद रखें, इसको नोट कर सकते हैं। फिर अगर आपसे कहा जाए कि धातुएं कौन है, तो आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि आपका लोहा जो है, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, तांबा हो गया, ये सब आपका क्या है? धातुएं हैं भैया। इनसे लाइट क्या होती है? प्रवेश कर जाती है, मतलब इन्हें छूने से हमें करंट लग सकता है, ऐसी बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? अधातु की। देखिए जरा, अधातु की अगर हम बात करें तो अधातु किसे कहते हैं? अधातु किसे कहते हैं? तो अधातु देखिए, मतलब जिसमें, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें बिजली प्रवेश नहीं कर पाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कांच हो गया, रबड़ हो गया, ये आपके क्या है? पत्थर हो गया, ये आपके सब क्या हैं? अधातुएं हैं। कहने का मतलब है कि इनसे आपकी जो विद्युत होती है वो प्रवेश आप नहीं कर सकती, मतलब इससे प्रवाह नहीं कर सकती, ये बात आपको याद रखना। ठीक, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, इतनी चीज़ें। ठीक है ना? तो अब देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है आपसे।
इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे आप। देखिए आपसे क्वेश्चन पहले ये पूछा जाता है, देखें आपसे कहता है कि ध्वनि की चाल, आपको ये क्वेश्चन मतलब बताना है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको बताना है किस में होती है। तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा जल हो गया, बी ऑप्शन आपको मिलेगा लोहा हो गया, सी ऑप्शन आपको मिलेगा स्टील हो गया, और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा क्या, लकड़ी हो गया। आप बताएं इसमें क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए आंसर है, मतलब आपके लिए क्वेश्चन है, और जिसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए कल हम इसका आपको क्वेश्चन है ना, इसको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग करके आएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक, इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको कल इसका आंसर देना है आपको कुल मिला के। ठीक, अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, चले मित्र, अब हमने बात कर ली कि ध्वनि होती क्या है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग ध्वनि की चाल होती है, किस माध्यम में क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने याद कर ली। लेकिन अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो ठोस, द्रव, गैस, इस तरीके से आपसे 3 ऑप्शन बना सकता है, तो सबसे अधिक ठोस में होती है। ठीक है, अगर ऐसे ऑप्शन नहीं रखता है तो। लेकिन सबसे पहली बात सुने, अब आपसे कहा भैया कि ध्वनि जो होती है ना, वो इसकी तरंगें कितनी होती है, मतलब ध्वनि तरंगें कितने प्रकार की होती है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। कितने प्रकार की होती है ये आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना, ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक आपकी मिलेगी अपश्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग। ठीक, और दूसरी आपको मिलेगी श्रव्य तरंग। कौन सी मिलती है, श्रव्य तरंग। और तीसरी तरंग जो आपको मिलेगी वो पराश्रव्य तरंग मिलेगी। ठीक, पराश्रव्य तरंग मिलेगी। ये आपकी 3 तरंग होती हैं। कहने का मतलब ये है मित्र, अपसरंग तरंगों को हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव। ठीक, और अगर हम आगे की बात करें श्रव्य तरंगों की, तो इसे हम ऑडिबल बोलते हैं, ऑडिबल वेव बोलते हैं। ठीक, और अगर हम पराश्रव्य तरंगों की बात करें तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हें हम लोग अल्ट्रा वेव बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। ठीक, याद रखें। अब इन तरंगे आपसे अगर पूछा जाए कि ध्वनि तरंगे कितनी प्रकार की होती है, तो आपको आंसर देना है कि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो एक आपकी अपश्रव्य तरंग होती है, दूसरी आपकी श्रव्य तरंग होती है, तीसरी आपकी पराश्रव्य तरंग होती है। कहने का मतलब है इंफ्रासोनिक तरंग, ऑडिबल वेव और अल्ट्रासोनिक तरंग, ये 3 प्रकार की तरंगें पाई जाती हैं। अब इनके बारे में हम लोग अलग अलग से डिस्कस करेंगे, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अपश्रव्य तरंग के बारे में। कहने का मतलब है कि आप पहला एक डाल लें अपश्रव्य तरंगे के बारे में, मतलब इंफ्रासोनिक तरंगों के बारे में हमें पढ़ना है, मतलब कहाँ से प्राप्त होती है, कैसी तरंगें होती हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, इनकी आवृत्ति कितनी होती है, ये आपसे पूछा जाता है। देखिए ज़रा, आपसे पूछा जाता है अपश्रव्य तरंगें जो होती हैं, इनकी सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें ये पूछा जाता है क्या मनुष्य, सबसे पहले आप ये देखें कि इनकी आवृत्ति कितनी होती है। ये आपसे क्वेश्चन पहले पूछा जाता है कि इनकी आवृत्ति कितनी होती है। तो आवृत्ति अगर आपसे पूछा जाए कि अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो आपको ये बताना है कि 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है, से कम होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन अगला और पूछा जाता है कि क्या अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य सुन सकता है, तो आपको बताना है कि अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है। क्या बताना, नहीं सुन सकता है। तो फिर कैसे पता चला कि ये मतलब ये तरंगें होती हैं अपश्रव्य तरंगें? तो कहने का मतलब ये है कि इन तरंगों को कोई ना कोई तो सुनता है ना। और ये किस दौरान उत्पन्न होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। भाई मान के चलिए ये तरंगें होती हैं तो कहीं ना कहीं तो उत्पन्न होती होंगी, तभी तो ये बात बताएगी कि 3 प्रकार की तरंगें होती हैं।
तो हम लोग ये सबसे पहले बात करते हैं कि ये इन्हें मनुष्य सुन नहीं सकता और इनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है और इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक, तो इन्हें कौन सुन सकता है और ये कब आती है, मतलब कब दिखाई देती है अपसर्व तरंगें? तो याद रखना, अगर हम अपसर्व तरंगों की बात करते हैं तो जब आपका भूकंप आता है, क्या आता है, भूकंप के दौरान जैसे भूकंप आएगा तो आपकी अपसर्ग तरंगें जो होती हैं उस दौरान मिलती हैं। मतलब भूकंप आने से पहले कुछ ही सेकंड पहले आपको अपसर्ग तरंगें, मतलब इंफ्रासोनिक तरंगें आपको वहां उपस्थित मिलेंगी। जैसे कि आपकी कह सकते हैं सुनामी भी बोल सकते हैं। सुनामी जब आती हैं तो कहने का मतलब है कि इन दोनों के द्वारा, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, इनके पहले कुछ सेकंडों पहले आपको इस प्रकार की तरंगें देखने को मिलती हैं। तो अच्छा, क्या मनुष्य सुन लेता? अगर मनुष्य को सुनाई दे जाती ना तो मनुष्य भूकंप आने से पहले भाग जाता। आप एक कॉमन सेंस वाली बात समझ सकते हैं। क्या आप सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। तो कौन सुन सकता है? आपको ये चीज़ें देखनी। कौन सुनेगा? सबसे पहले आपको याद रखना है, आपसे अगर कहा जाए कि अपसर्व तरंगों को कौन सुन सकता है तो आप लिखें यहाँ पर सुन सकता है। कौन सुन सकता है? तो सीधा सीधा डैश करके आपको लिखना है कौन सुन सकता है। तो हाथी इन तरंगों को सुन लेता है। और कौन सुन लेता है? व्हेल मछली जो होती है वो इन तरंगों को सुन लेती है। कुल मिलाकर के हाथी और व्हेल मछली जो है वो इन तरंगों को सुन सकती है और बाद बाकी कोई नहीं सुन सकता इन तरंगों को, क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है। आवृत्ति होती कितनी है? तो कितनी होती है मित्र? 20 हर्ट्ज से कम होती है। सबसे ज़्यादा आपको ये याद रखना है कि इनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। और इन तरंगों को क्या मनुष्य सुन सकता है? तो आपको सीधा बताना है कि इन तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो कौन सुन सकता है? तो सीधी सीधी बताना आपको, हाथी सुन सकता है और व्हेल मछली आपकी क्या है, इन तरंगों को सुन सकती है। अब अगला क्या है? अगला ये है कि ये तरंगें मिलती कहाँ हैं भाई, कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जिस दौरान आपका भूकंप आता है और सुनामी आती है उस दौरान हमें ये तरंगें देखने को मिलती हैं। समझ में आई बात? तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे, मतलब ये जो है ना वो इस दौरान ये मिलती है और ऐसे ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक, ले ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट गए। ठीक है, ले लिया होगा। चले मित्र, अब हमने अपसर्व तरंगें पढ़ ली हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? श्रव्य तरंगों को पढ़ेंगे। ठीक, मतलब जिसे ऑडिबल बोलते हैं, ऑडिबल वेव मतलब श्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें, ऑडिबल वेव। ऑडिबल वेव, ठीक, ये याद रखना। अच्छा, ये श्रव्य तरंगें होती कहाँ हैं, कब उत्पन्न होती हैं, कैसे दिखाई देती हैं, कब क्या होता है, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। कौन सुन सकता है, क्या मनुष्य सुन सकता है, इनकी आवृत्ति कितनी होती है। लेकिन यार एसएससी जो है ना, अधिकांशतः जो रेलवे वगैरह है इनकी आवृत्ति पूछता है कि आवृत्ति कितनी होती है। तो याद रखना इनकी, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें आवृत्ति कितनी होती है, तो आवृत्ति जो होती है वो आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज से के बीच होती है, के बीच में होती है। समझ में आई बात? मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में क्या होती है, इन तरंगों की आवृत्ति होती है। सबसे पहले याद आपको ये रखना। ठीक, अब आपको ये याद रखना कि क्या मनुष्य इन तरंगों को सुन सकता है। तो आप ये बताइए कि हाँ, मनुष्य इन तरंगों को सुन सकता है। क्या कर सकता है? सुन सकता है, ऐसी आपको याद रखना। ठीक है, आपको अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार की तरंगों को मनुष्य सुन सकता है, तो आपकी ऑडिबल वेव जो होती है, इन तरंगों को मनुष्य क्या होता है, सुन सकता है। ठीक, लेकिन याद रखना ये तरंगें उत्पन्न कहाँ होती हैं, जैसे हमें देखने को कहाँ मिलती हैं इस प्रकार की तरंगें, देखिए जरा कहाँ देखने को मिलती हैं। तो इतना नोट कर लें भाई इसकी आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति कितनी होती है, तो आप इसको याद रखें कि 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं होती है, इनके बीच में ये होती है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर बताते हैं हम आपको। ठीक, कर लिया होगा। देखिए ज़रा, आपको ये मिलता है कि
आपने सुना होगा, आप जिस कमरे में बैठे उस कमरे में आप क्या करें, आप अपने मोबाइल में एक एफएम खोलें। क्या खोलें? एफएम। एफएम को जब आप खोलेंगे ना तो एक चैनल आपको क्या मिलेगा, 92.7 एफएम, है ना, बोलता है कि हम 92.7 मेगा हर्ट्ज से बोल रहे हैं, है ना। या आपसे कहेगा 95 मेगा हर्ट्ज से बोल रहे हैं। या आपसे ऐसे भी बोलता है कि कई चैनलों के नाम होते हैं 1102 मेगा हर्ट्ज से बोल रहे हैं, बोलता है कि नहीं। कहने का मतलब यही है मित्र कि ये तरंगें हमारे कमरे में उपस्थित होती हैं, लेकिन हम इन्हें सुन नहीं पाते हैं यार। क्या हम इस कमरे में हैं, हमें सुनाई दे रही हैं वो सारी तरंगें, लेकिन हम क्या करते हैं, जब जैसे ही हम रेडियो को ले जाते हैं इस चैनल पर, तो वो तुरंत हमें सुनाई देने लगता है, कानों से सुन सकते हैं ना। लेकिन अगर हम ऐसे साधारण अगर कमरे में बैठे तो हमें नहीं सुनाई देता है। क्या सुनाई देंगी ये तरंगें? नहीं सुनाई देती। तो फिर ये क्या है? लेकिन हमारे कमरे में उपस्थित हैं ये तरंगें और सुनाई नहीं देती। इसकी बाउंडेशन है, हमने क्या बताया आपको कि इन तरंगों को हम केवल और केवल 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर इससे अधिक है तो हम नहीं सुन सकते, ये बात याद रखें। समझ में आई बात? तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि एक मेगा हर्ट्ज बराबर कितने हर्ट्ज होते हैं, तो आपको सीधा बताना है कि 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख, मतलब 1 मेगा हर्ट्ज बराबर 10 की पावर 6 हर्ट्ज होता है। लेकिन अगर आपसे यही बात करें कि 92.7 मेगा हर्ट्ज की, आप बताइए ज़रा, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, 92.7 इंटू 10 की पावर 6 मेगा मतलब हर्ट्ज के बारे में आप निकाल सकते हैं। मतलब इतने हर्ट्ज की आवृत्ति है जो आपके कमरे में उपस्थित है। उपस्थित तो सारी हैं, लेकिन जब आप इस आवृत्ति की लेवल पर पहुंचते हैं तो आपको ये तरंगे, मतलब ये गाने आपको सुनाई देने लगते हैं इस चैनल से। अब जैसे हम बात करें, अगर इसमें मल्टीपल करते हैं तो 9, 27 और लगभग में 4 जीरो आएंगे, है ना। हाँ, 4 जीरो मतलब आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है मित्र कि 9,27,000 की लगभग, या 9,27,00,000 इतने हर्ट्ज की आवृत्ति है ये। मतलब 9,27,00,000 के हर्ट्ज की आवृत्ति है, इसलिए हमें नहीं सुनाई देती। और हमें किसके किसके बीच में चाहिए, 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में चाहिए। और ये कहाँ पहुँच गई, लाखों करोड़ों की बात हो रही है, इसलिए हमें ये सुनाई नहीं देती है। समझ में आई बात? लेकिन जब हम यही रेडियो को लेकर के आते हैं, रेडियो को, तो रेडियो क्या करता है, इन तरंगों को छोटा कर देता है। छोटा करके उन तरंगों को क्या करता है, हमें ये तरंगें फिर सुनाई देने लगती हैं। अब बात आपको समझ में आ गई होगी लगभग, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि इसको नोट कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 मेगा हर्ट्ज बराबर कितने हर्ट्ज होता है, तो 10 की पावर 6 हर्ट्ज होता है, ठीक। और ये भी आप याद रख सकते हैं इसको, मतलब वैसे पूछा तो नहीं जाता ये कि रेडियो वगैरह, तो आप ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं ना, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछते तो आप इसको नोट करें, ठीक, कर लिया होगा। देखें, जैसे हम इसके बारे में ये लिख सकते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि कह सकते हैं कि मतलब जो भी हमारे रेडियो तरंगें होती हैं, उन रेडियो तरंगों को क्या होता है, रेडियो उनको एक्सेप्ट करके मतलब कन्वर्ट करके हम इन तरंगों को सुन सकते हैं। आपको इतना याद रखना कि अश्रव्य तरंगें जो होती हैं वो हमारे कमरे में तो उपस्थित हैं, लेकिन हम उन्हें सुन नहीं सकते क्योंकि वो अत्यधिक हर्ट्ज की आवृत्ति है, इसलिए हमें सुनाई नहीं देती। और हमें कितने कितने के बीच में सुन देते हैं हम, तो 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच की ही आवृत्ति को हम सुनते हैं। अगर इससे अधिक है तो हमें सुनाई नहीं देगी, ठीक। देखिए आगे की बात करते हैं हम। तो अब हमें क्या मिलता है, पराश्रव्य तरंगें मिलती हैं, ठीक। ये जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं इनके बारे में देखें जरा आप। पराश्रव्य तरंगों को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोला था अभी हमने आपको, अल्ट्रासोनिक तरंग। क्या, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक, इतना याद रखें। अब आपसे सबसे पहली बात पूछता है कि आवृत्ति कितनी होती है, किसकी, आपकी आवृत्ति जो होती है वो आवृत्ति किसकी अधिक होती है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, आपको ये याद रखना। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है मित्र कितनी होती है,
तो आपको ये बताना कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक। तो क्या मनुष्य इन तरंगों को सुन सकता है? आप वही तीन चीजें लेकर के चल रहे हैं। क्या इन तरंगों को मनुष्य सुन सकता है और कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो हमें ये सीधे सीधे बताना है कि इन तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है, नहीं सुन सकता है। तो फिर कौन सुन सकता है इन तरंगों को? आपको बताना है। तो आप इतना याद रखना कि इन तरंगों को चमगादड़ और आपका जो कह सकते हैं कि बिल्ली, कुत्ता और डॉल्फिन जो मछली होती है, डॉल्फिन, ये जो है ना इन तरंगों को सुन सकते हैं। किनको? पराश्रव्य तरंगों को, है ना। मतलब इन तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। और आवृत्ति अधिक होने की वजह से ही मनुष्य को सुनाई नहीं देती। समझ में आई बात? तो इन तरंगों को कौन सुन सकता है? तो मनुष्य क्या है, इन तरंगों को नहीं सुन सकता। तो सुन कौन सकता है? तो आपका जो चमगादड़ होती है, बिल्ली होती है, कुत्ता होता है और डॉल्फिन होता है, ये इन तरंगों को आपकी सुन सकता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें इनके प्रयोग के बारे में, मतलब इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो बहुत किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जरा कैसे बनते हैं। अगर हम इन तीनों तरंगों की बात करते हैं तो इनका प्रयोग के बारे में, मतलब जो आपके अल्ट्रासोनिक वेव होती है, इनके उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके? अल्ट्रासोनिक, मतलब पराश्रव्य तरंगों के उपयोग के बारे में पढ़ें। मतलब इनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, यूज कहाँ कहाँ होता है, वो आपको पढ़ना। देखिए उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो देखा होगा आपने चमगादड़ के बारे में। चमगादड़, आपने एक चीज देखी होगी कि जो चमगादड़ है, मान के चलिए ये क्या है, आपका चमगादड़ है, और ये बहुत तेजी से उड़ता है। रात में उड़ता है चमगादड़, दिन में नहीं उड़ता कभी। और ये बहुत तेजी से उड़ता है और कभी भी दीवार से नहीं टकराएगा ना हाथ से टकराएगा। क्यों नहीं टकराता है? क्या इसकी आंखें तो होती हैं, लेकिन इतनी तेजी से जाता है, लेकिन ये टकराता किसी से नहीं। क्योंकि ये अपने मुख से क्या छोड़ रहा होता है? ये पराश्रव्य तरंगें ही छोड़ रहा होता है, ठीक। पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से ही ये किसी भी चीज को, या आगे दीवार है, या आगे मच्छी आने वाली है, या कोई भी मनुष्य आने वाला है, तो इन तरंगों की जैसे ही ये तरंगें यहाँ पहुँचती हैं इस दीवार तक, वो तुरंत टकरा करके ही इसके पास आ जाती हैं। और ये इसके कान में जैसे ही पता चलता है कि नहीं, अगर तरंगें लौट करके वापस आ गई तो यहाँ पर कुछ ना कुछ है, इसलिए वो इस दिशा में नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर ये तरंगें वापस नहीं आती तो ये क्या होता है? बराबर उड़ता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चमगादड़ होता है वो पराश्रव्य तरंगों को छोड़ने का काम करता है ना। तो सबसे पहले प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जीव है या जंतु है जो पराश्रव्य तरंगों को छोड़ता है, तो आपका चमगादड़ है जो पराश्रव्य तरंगों को छोड़ने का काम करता है, ठीक है। इतनी बातें आपको आ गई होंगी। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या बनता है, मतलब और कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। देखिए आपकी जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, या इन्हें हम अल्ट्रावेव कहते हैं, ये कहाँ मिलती हैं? तो आपने एक नाम सुना होगा, सोनार। सोनार नामक एक यंत्र होता है जो कि सोनार नामक यंत्र जो कहाँ लगा होता है? जो पानी वाले जहाज़ों में लगा होता है। कहाँ पर? पानी वाले जहाज़ों में लगा होता है। पानी वाले जहाज़ों में ये सोनार नाम का यंत्र लगा होता है। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से अगर आपका जहाज़ है, ठीक है, ये जहाज़ है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक सोनार नामक यंत्र लगा दिया जाता है। ये आपका क्या है? सोनार नामक यंत्र है। और ये जो सोनार है, ये सोनार करता क्या है? ये सोनार क्या करता है कि अपने अंदर इस प्रकार की तरंगों को छोड़ता है। और ये तरंगें कौन सी होती हैं? ये पराश्रव्य तरंगें ही होती हैं। पराश्रव्य तरंगों को ये क्या करता है? छोड़ता है, बहुत तेजी से जाती हैं और अपने आसपास ये पता लगा लेती हैं कि समुद्र में कोई वस्तु तो आने वाली नहीं है,
या कोई बड़ी व्हेल मछली आ गई और हमसे क्या करती है, आकर के टकरा जाए, या आगे मान के चलिए कोई बर्फ का टुकड़ा आ जाए, अचानक से क्या हो, हमारा जहाज फट जाए। या कह सकते हैं कि जैसे आपने एक टाइटैनिक जहाज का नाम सुना होगा। टाइटैनिक जहाज जो था ना, वो टाइटैनिक जहाज जो था वो कहीं ना कहीं डूब गया था समुद्र में। किस वजह से डूबा था, तो रीजन यही था कि वो एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि बर्फ का जो एक सिल्ली होती है उससे टकरा जाता है, और उसी टकराने के दौरान वो फट जाता है। फटने से क्या होता है कि उसमें जल बहुत जल्दी भर जाता है, और भरने के दौरान वो क्या होता है, डूब जाता है। ये कह सकते हैं बहुत बड़ा टाइटैनिक नाम का जहाज होता है, जिसको लेकर के एक फिल्म भी बनाई गई है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो सोनार मतलब उस समय वो जो आपका कह सकते हैं कि ये सोनार नामक यंत्र नहीं लगा था उसमें, समझ के बात को, मतलब ये सोनार नामक यंत्र उस समय टाइटैनिक में नहीं लगा था। जब टाइटैनिक डूबा तो इसके बाद इसका आविष्कार किया गया। और फिर अब जो भी कह सकते हैं समुद्र में जो भी वस्तुएं मिलती हैं, तो अब जो भी अब हमारे क्या है ना, जो भी यंत्र बनाए जा रहे हैं, जो भी कह सकते हैं कि जो आपके चल रहे हैं ना, जो आपके जहाज चलते हैं पानी वाले, उन सभी में ये सोनार नामक यंत्र लगा होता है। समझ में आई बात। तो ये सोनार नामक यंत्र जो होता है वो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। और ये किससे लगाता है, तो सोनार नामक यंत्र जो होता है वो पराश्रव्य तरंगों को छोड़ता है, और उन्हीं के माध्यम से ये पता लगा लेता है कि कहाँ पर कौन सी वस्तु आने वाली है। मतलब बहुत तेजी से जहाज चल रहा होता है तो ये अपनी तरंगों को बराबर छोड़ता जाता है, और पता आगे लगा लेता है कि कोई किस प्रकार की, कोई पहाड़ नहीं आने वाला, कोई बहुत बड़ी व्हेल मछली तो नहीं आने वाली, या कुछ भी मान के चलिए कोई नीचे तैरता हुआ तो कुछ नहीं आ रहा जिससे कि हमारा क्या हो, यहाँ पर डूब जाए, है ना। तो ये जो हो जाती है ना सोनार तरंगें भी हो जाती हैं, जिसके बारे में हमने बात की। देखिए मित्र, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है, जैसे मतलब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं जिसको आपको आंसर में देना है। ठीक, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चंद्रमा पर यदि कोई बम फटता है तो हमें कितनी देर बाद सुनाई देगा। ये आपसे क्वेश्चन है जो आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर के मतलब ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं 4 मिनट, 4 मिनट में, 16 मिनट में, या फिर आपके 8 मिनट में, फिर आपको चौथा ऑप्शन है कि कभी नहीं। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन हमने आपसे किया है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। ठीक, तो मित्र आज हमने जो पढ़ा वो काफ़ी है, और इसके बाद में हम लोग आगे टॉपिक को मतलब बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतने ही मतलब इतना ही रखते हैं। तो आपको जो पढ़ाया गया उसको रिवीजन करें, और जो हमने आपको पढ़ाया वो 100% आपके एग्जामों में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका कर्तव्य ये बनता है कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं या जुड़े हैं तो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए हम लोग इतना ही रखें।